गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको मॉडर्न फिलॉसफी में फाववाद के दूसरे कलाकार मॉरिस दे ब्लैमिंग के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पूर्व मैंने आपको मार्कस के बारे में बताया था, जो फाववाद के एक प्रकार से प्रणेता माने जाते हैं। ब्लॉमिंग का जन्म 1876 में पेरिस में हुआ। उनके पिता संगीतज्ञ थे। ब्लॉमिंग का जीवन उपन्यास के समान मनोरंजक है। उम्र के 18वें साल में उनकी लंबाई 6 फीट से अधिक थी और वे असाधारण शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। वे कुश्ती, साइकिल रेस आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेते। वे उनसे बहुत सारा पैसा भी प्राप्त करते। उनके माता पिता दोनों संगीत में निपुण थे। उन्होंने बच्चों को अपने भविष्य को निर्धारित करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र कर दिया था। ब्लॉमिंग ने अपने पिता से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। वे आयु के 30वें साल तक वायोलिन का अध्यापन करके अर्थोपार्जन करते रहे। वे अपने बचपन के बारे में कहते हैं, मैंने जन्मते ही संगीत सुना है, वह उसको सुनते सुनते ही बड़ा हो गया है। 1900 में आयोजित वान गो की चित्र प्रदर्शनी में ब्लॉमिंग का परिचय मातिस से हुआ। 1905 तक हालांकि कोई उनसे विशेष संपर्क नहीं रहा, लेकिन ब्लॉमिंग ने अपनी कला का विकास पूर्णतः आत्म प्रेरणा से किया। वे कला को अभिव्यक्ति का एवं दबी हुई भावनाओं को मुक्त करने का मात्र साधन समझते थे। वे कहते थे, मेरे विचारों को स्पष्ट करने हेतु मैं चित्रण करता हूँ। अराजकता, प्रेम करना, ख्वाब देखना, ये सब व्यवसाय नहीं हो सकते। उस प्रकार चित्रण भी कोई व्यवसाय नहीं हो सकता। यह हमारी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हालांकि मातिस की समान ब्लॉमिंग चित्रकला के प्रति प्रारंभ में उतने गंभीर नहीं थे। वे सहज प्रवृत्ति पर निर्भर रहकर चित्रण कार्य करते थे। वे एकोल द बोजार को जला देने की बात करते तो मातिस वहाँ के अध्ययन से हुए लाभ को कृतज्ञता से व्यक्त करते। ब्लॉमिंग कहते हैं, उन्होंने दूसरे चित्रकारों की कलाकृतियों को देखने में दिलचस्पी नहीं ली, ना ही वे कभी संग्रहालय गए। वे कहते हैं, मैंने संग्रहालयों को इस तरह से देखा जैसे कि वेश्यागृहों को, क्योंकि वो मेरी जो अंदर की चित्रण की स्वाभाविकता है वो उन चित्रों को देखने से प्रभावित होती है। किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं था। बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण किया, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। पुंस व कुर्बे के चित्रों का अध्ययन समय की खराबी है। वान गो व रूसो के चित्रों से मुझे कितनी प्रेरणा मिली है, इसका मुझे स्मरण है। किंतु मैं ज़रूर कहता हूँ कि दूसरे कलाकारों की कृतियाँ देखने में बड़ा धोखा है, क्योंकि हमारी कृतियाँ या हमारी जो निज अभिव्यक्ति है वो उनसे प्रभावित हो जाती है। उम्र के 12वें साल में ब्लॉन्क ने सेन नदी के प्रकृति चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई थी। चित्रकार पश्चात उन्होंने इस विषय के प्रत्यक्ष देखकर चित्र बनाए। स्थानीय चित्रकारों ने उनका मार्गदर्शन भी किया। 18वें साल में वे साइकिल रेस में सप्ताह में करीब 400 फ्रैंक कमाते थे। उम्र के 23वें साल में ब्लॉमिंग ने शौक के लिए चित्रकारी करना प्रारंभ किया। 1900 में ब्लॉमिंग का संयोगवश देरे से रेलगाड़ी में परिचय हुआ, जो अपना रंग सामान लेकर प्रकृति चित्रण हेतु घूम रहे थे। देरे से प्रेरणा पाकर ब्लॉमिंग ने चित्रकार बनने का निश्चय किया। दोनों ने शातू में किराए पर चित्रकला कक्ष ले लिया। 1901 में बेनेट जॉन कला विथिका में आयोजित वान गो के चित्रों की प्रदर्शनी दिखाने के लिए देरे ब्लॉमिंग को ले गए और वहाँ उनको मातिस से परिचय कराया। वान गो की रंगों की चमक व अंकन पद्धति का ब्लॉमिंग पर अनपेक्षित प्रभाव पड़ा। अब वान गो के समान चमकीले रंगों का प्रयोग, आवेशपूर्ण रेखांकन और मुक्त तुली का संचालन उनकी अंकन पद्धति के प्रमुख तत्व बन गए। 1905 में तब तक वे साहित्यिक कृतियाँ भी लिख रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में 20 से अधिक उपन्यास, कविताएं, स्मृति लेख लिखे।
उन्होंने सर्वप्रथम उपन्यास के लिए देरे ने 32 रेखाचित्र उनके सर्वप्रथम उपन्यास के लिए देरे ने 32 रेखाचित्र बनाए। 1976 ब्लामेन को आर्थिक विपन्नता का कड़ा मुकाबला करना पड़ा। इस काल में वे संगीत वादक का काम करके भी कुछ कमाते थे। 1905 में ब्लॉमिंग ने वातुलाबा के कलाकार मंडल में जाना प्रारंभ किया, जहां वान डॉन जेन, पिकासो, मार्क्स याकूब, गिम्यू आदि से परिचित हुए। इसी साल मातिस के प्रोत्साहन से देरे व ब्लॉमिंग ने सेलो द एंदेपादा में अपने चित्रों को प्रदर्शित किया। वहाँ प्रत्येक का एक एक चित्र बिक गया, किंतु कहते हैं जिस धनी व्यक्ति ने ये चित्र खरीदे वे आधुनिक कला से घृणा करते थे और अपने दामाद को सबसे खराब चित्र भेंट करके उनका मजाक करने के उद्देश्य से उन्होंने ये चित्र खरीदे। 1905 में देरे ने फिर ब्लॉमिंग व मातिस की मुलाकात कराई। ब्लॉमिंग के रंगों की चमक व अंकन पद्धति का साहस देखकर मातिस अत्यधिक विस्मित हुए। 1905 में फाव चित्रकारों की प्रथम प्रदर्शनी में मातिस व देरे के साथ ब्लॉमिंग भी निंदा के शिकार हो गए। एक आलोचक ने लिखा है, चित्रकार ने पट पर रंगों के गोले बरसाए हैं और इसका शीर्षक दिया है, ये लाल गोले क्या हैं, मकान कहाँ है, यह सब क्या है। इन आलोचनाओं से हतप्रभ एवं निरुत्साहित होने के बजाय वे दुगुणित उत्साह से चित्रण करने लगे। अब वे बड़े जोश से शुद्ध रंगों को सीधे ट्यूब से पट पर लगा देते। इस समय के चित्रों को व्यापारी बोलार ने अकस्मात आकर ब्लॉमिंग के कार्यकक्ष में पड़े करीब 300 चित्रों को 6000 फ्रैंक मूल्य देकर खरीदा और भविष्य में उनका प्रत्येक चित्र खरीदने का आश्वासन दिया। ब्लॉमिंग को आश्चर्य हुआ कि वे सोचने लगे कि बेचार बोलार ठगा जा रहा है। अब उन्होंने संगीत वादन का व्यवसाय छोड़ दिया और जोनशेर के घर में एक छोटा सा मकान ले लिया। वे नरसंगी कृषक जीवन पसंद करते। पेरिस के कृत्रिम शहरी जीवन से वे बिल्कुल घृणा करते थे। वे अंत तक शहरी भीड़ भाड़ से ही दूर रहे। ब्लॉमिंग वाचाल थे, किंतु कला पर वाद विवाद करना उनको बिल्कुल भी नहीं भाता था। उनके लिए चित्रण व भोजन एक समान थे। वे कहते थे इन पर कोई भाषण नहीं देते, इनसे सिर्फ संतृप्त हुआ जा सकता है। ब्लॉमिंग के बनाए एक व्यक्ति चित्र को देखकर एक दर्शक ने असंतोष व्यक्त किया तो वे चित्रित आकृति आदमी की तरह दिखाई नहीं देती। तब ब्लॉमिंग ने सीधा जवाब दिया, यह आदमी नहीं है, यह चित्रण है। चित्रकला ब्लॉमिंग की जीवन सर्वस्व थी। अपने कला विषयक विचारों को बाद में उन्होंने निम्न शब्दों में व्यक्त किया, मैंने शास्त्रीय, ग्रीक या इटालियन कला का कभी विचार नहीं किया। मैं वर्मिलियन व कोबल्ट से एकोल द बॉजर को जलाना चाहा, व पूर्वगामी कलाकारों ने किया, इसका जरा सा भी विचार किए बिना मेरी सृजनात्मक अनुभूति को जगाना का चाहा। ऐसा था मैं और मेरा जीवन, मेरा जीवन और मैं। कला में हर एक पीढ़ी को पुनः प्रारंभ करना पड़ता है। चित्रकला की प्रतिभा है। चित्रकला के बारे में उसके चित्रों को देखकर हस्तरेखाओं से अधिक सरलता से सब कुछ बनाया जा सकता है। उसका जन्म, उसका वातावरण, उसका दोष, उसके ज्ञान, उसकी मूर्खता, सब कुछ उसमें है। 1906 में देरे लंदन की यात्रा से बहुत से फाव दृष्टिकोण के चित्र बना लाए। वे सोचते हुए ब्लॉमिंग से कहते, यह तो कपड़ों पर रंगों की छपाई का काम हो गया। रंगों के व्यापारी से मिलने वाले लाल रंग में अधिक लाल और नीले रंग से अधिक नीला तो कहीं लगाया ही नहीं जा सकता। ब्लॉमिंग ने वाद विवाद करने से इनकार कर दिया, किंतु वे मन में सशंक हो गए। उन्होंने देखा कि केवल सहज प्रवृत्ति पर निर्भर रहने से उनके चित्र एक से बनते जा रहे हैं, उनके चित्रण में यांत्रिकता आती जा रही है। तब वे नए प्रेरणा की खोज में लगे। उन्होंने लिखा, सीधे ट्यूब से रंग को निकालकर चित्रण करने में सरलता है। इससे हर बार चित्र के पूर्ण किए जाने में कोई रुकावट नहीं आती। इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। 1907 में सलो दोतान में हुई सेजान के एकल प्रदर्शनी के अध्ययन से ब्लॉमिंग की कला में आकार सामर्थ्य व रंगों का सौहार्द प्राप्त हुआ।
1920 के करीब उनकी कला में फिर से सहज वृत्ति ने उछाल खाया। एक फाव वाली लाल, पीले, हरे रंगों के स्थान पर सफ़ेद, काले व हरे रंगों को चुनकर फाववाद सेजान में वान गो के सम्मिश्रित प्रभाव से विकसित नई शैली में उन्होंने चित्रित किया। ब्लॉमिंग एक ऐसे ही चित्रकार थे जिनकी कला में फाववाद का प्रभाव अंत तक स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता रहा। ब्लॉमिंग की पूर्ण विकसित कला में कालीमा छाए हुए वातावरण के अंतर्गत पर्णहीन वृक्षों, झोपड़ियों, अस्थिर वीरान देहाती दृश्यों के चित्र एवं फूलों के चित्र प्रचुर मात्रा में हमें दिखाई देते हैं। इन्हीं चित्रों में उनकी लोकप्रियता व महान चित्रकारी का लक्ष्य बना दिया। एकांत प्रिय होने से वे फ्रांस के उत्तरी भाग में शहर से दूर रहते, जिनके संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि मैं देहात में रहता हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ